I come from a family where loving yourself comes before anything else. Growing up, like a free bird, I just went with the flow. I lived life on my own terms until I turned 48. This year that I turned 48, that just changed me. Instead, it forced me to change. It took away my confidence, made a virtual wall between me and my family. It made me pause. And all this against my own will. I felt miserable. And that's when I realized I was passing through menopause. Then one day, looking at my dull face, I felt the need to consult a doctor and discuss my issues. Suggested by the doctor, I went through menopause hormone therapy to relieve my menopausal symptoms. And to my surprise, it worked. I noticed changes in myself. My attitude changed. I regained my confidence. And soon, life seemed bright and colorful. Post-menopause challenges minimized. And for the first time in many days, the old Malti in me felt alive again. And with progressive and positive thoughts, I decided to empower myself. I promised to see this menopause phase in a new perspective. Someone within me was pushing me in making a happy transition. And that's when I saw it as me, no pause. एक जर्नी थी. शी वॉज वेरी एक्टिव. उसमें उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स आए, पसीना आया, थकान लगी. एक ऐसा स्टेज आया कि जब उनको ऐसा लगने लगा कि क्या गलत हो रहा है. गलत कुछ नहीं हो रहा था. दैट वॉज अ नॉर्मल पॉज विच हैपन्स टू ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ, स्पेशली इन फीमेल. मेल में भी एंड्रोपोज आता है, बट इट इज नॉट अ क्लियर कट डिफाइंड टर्म जैसे फीमेल में मेनोपोज आता है. सो मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि ये मेनोपोज क्या होता है. जब आपकी मासिक आने की क्रिया, रजवारी होने की क्रिया, जो हर महीने या किसी को महीने से 5 दिन प्लस और माइनस रहती है, वो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 महीनों तक अगर परसिस्टेंटली अगर आपको मासिक नहीं आता है, तो आपको मेनोपोज हो सकता है. और मेनोपोज को समझना इसलिए जरूरी है कि ये हर एक फीमेल की लाइफ का पार्ट है, जो कोई एक सर्टेन एज पे आपको आएगा. अगर आप उसको समझोगे तो आप उसको अच्छे से मेंटेन, उसके कॉम्प्लिकेशन से बच पाओगे. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में डेवलप होती है, तो एग्जैक्टली उसमें कैसे रहता है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटेल फेज. मतलब जो पीरियड्स खत्म हुआ और पहला दिन चालू हुआ, उससे लेके दूसरा जो पीरियड आता है, उसके बीच का पूरा ये जो 1 महीना या प्लस और माइनस 7 डेज का जो गैप है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक फेज आता है, उसके बाद दूसरा फेज आता है, और उसके बाद तीसरा फेज आता है, फिर मेंसिस आता है. मेंसिस आने के बाद पहला फेज आता है, सेकंड फेज आता है, थर्ड फेज आता है, मेंसिस आता है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फॉलिकुलर फेज मतलब क्या? जब फॉलिकुलर फेज होता है, तब ब्रेन से एफएसएच करके एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो ओवरी में से ओवम को रेडी करता है. और ओवम साथ जो मेंसिस में गर्भाशय की दीवार शेड हो गई है इन फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, वो दीवार वापस से रीजनरेट होती है. उसके बाद आता है ओव्यूलेशन पीरियड. अब ओव्यूलेशन मतलब एक एलएच करके एक ऐसा सर्ज ब्रेन में से आता है, जिसकी वजह से ओवम जो प्रिपेयर हुआ है वो बाहर निकलेगा, बस्ट होगा और वो बाहर निकलेगा.
ओवरी में से बाहर निकल के वो फैलोपियन ट्यूब में जाके यूट्रस में एंट्री करता है, और उसके बाद का फेज आता है ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज इज बिटवीन ओव्यूलेशन एंड स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब ओव्यूलेशन हो गया और मेंसेस चालू हुआ, उसके बीच का पीरियड है जिसमें बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। वो जरूरी नहीं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज में है उस टाइम पे ऐसे चेंजेस आते हैं, और इस टाइम पे इस्ट्रोजन जो फॉलिकुलर फेज में निकलता है उसको सपोर्ट मिलता है प्रोजेस्टेरोन का, और प्रोजेस्टेरोन एकदम पीक पे चला जाता है, और जब वो स्टॉप हो जाता है तब पीरियड्स आता है। अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो पीरियड नहीं आएगा, 9 महीने तक कंटिन्यू रहता है। पर अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन होता है, वो गर्भाशय की दीवार जो थिक हो गई है, जाड़ी हो गई है, वो शेड होना चालू होगा, जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, माहवारी कहते हैं, मेंसेस आना कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये आपका 1 महीने का कैलेंडर है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका हर 28 दिन पे आता है या हर 30 दिन पे आता है, पहले 5 से 7 दिन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें आपको ब्लीडिंग होगा, 8वें दिन से आपका ओव्यूलेशन फॉलिकुलर फेज चालू होगा, 13, 14, 15 या 16 कोई भी 1 या 2 दिन ऐसा होगा जो आपका ओव्यूलेशन फेज होगा, जिसमें ओव्यूलेशन होगा। उसके बाद के 10 दिन आपके प्रोजेस्टेरोन की वजह से ल्यूटियल फेज में जाएगा, और वापस मेंसेस आएगा और ये पूरा साइकिल चालू होगा। सो दिस होल साइकिल, ये पूरा साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जब एक सर्टेन एज पे ओवरी फॉलिकल्स बनाना बंद कर देता है, तब पीरियड आना बंद हो जाते हैं, और ये स्टेज को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। अब हर एक फीमेल की ओवरीज में जो ओव्यूलेशन होता है उसका रिजर्व अराउंड अप्रोक्सीमेटली 500 के आजू बाजू होता है। किसी किसी को पीसीओएस रहता हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी रहता है, तो उनके फॉलिकल्स बहुत ज्यादा बनने की वजह से उनको मेनोपॉज जल्दी आ सकता है, या तो पीरियड्स की तकलीफ इन बिटवीन भी हो सकती है। पर 40 साल के बाद जो ये स्टेज आता है उसमें सब ओवेरियन फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो पीरियड नहीं आते उसको मेनोपॉज बोलते हैं। पर मेनोपॉज मतलब सिर्फ मासिक से जुड़ी चीज है नहीं, उसके साथ साथ मेंसेस के हार्मोन चेंज होने की वजह से आपका बॉडी उसको सटली एंड ग्रेजुअली चेंज करता है। मतलब अगर मेनोपॉज आ गया, इट्स अ न्यू बिगिनिंग टू अनदर फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म नए सिरे से चालू होगा। हम लोग कितनी बार पेशेंट को ऐसा बोलते हैं कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हड्डी के रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम चालू होने की शुरुआत हो सकती है, उसको एग्रेसिवली ट्रीट करो। तो क्या होता है एग्जैक्टली? इट इम्पैक्ट्स ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में QOL बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट करना, डिप्रेसिव नहीं होना। जो हम लोग रूटीन लाइफ जीते हैं, हम प्रोडक्टिव होते हैं, हम लोग कुछ काम करते हैं, हम लोग कुछ नया चीज करते हैं, हम लोग पूरा दिन सब मैनेज करते हैं, वो प्रोडक्टिव, और उसके बावजूद हम लोग हैप्पी रहना चाहते हैं। सो दैट ऑल कंप्राइजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब आप मेनोपॉजल पीरियड में हो, जो 35 के बाद कभी भी आ सकता है, 35 से 45 इज ए नॉर्मल पेरीमोनोपॉजल पीरियड। उसके बाद 45 से 55 मतलब 45 से 50 के बीच में इट्स अ प्रॉपर पीरियड कि जब आपको प्रॉपर मेनोपॉज आता है। सो पेरीमेनोपॉजल पीरियड किसी किसी को 48 40 तक भी प्रोलॉन्ग हो सकता है अगर उसका पीरियड लंबा चलता है। और उसके बाद का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। और पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर या और कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, जेनेटल इन्फेक्शन, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो हर एक स्टेज का अलग अलग सिम्टम्स है जो मैं आपको बताऊंगा, और वो क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइकिल है उसका पहले के थ्रू इस्ट्रोजन से ओव्यूलेशन बनता है, जो आता है वो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है। इस्ट्रोजन की मात्रा
जैसे कि आप देख रहे हो 14 से 20 साल के बीच में थोड़ी कम रहती है, 30 इयर्स पे बढ़ती है, 35 पे पीक पे जाती है और फिर धीरे 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 कम होती जाती है और 70 to 80 इयर्स पे वो निग्लिजिबल हो जाती है। और ये ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं। हम लोग सिम्टम्स को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, वासोमोटर सिम्टम्स, साइकोसोमेटिक सिम्टम्स, जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स एंड अदर सिम्टम्स। जैसे कि वासोमोटर सिम्टम्स में हॉट फ्लसेस मतलब गर्मी, अचानक से गर्मी लग जाना, स्लीप डिस्टर्ब होना, जरूरत से ज्यादा पसीना। लोग आके ऐसा स्पेसिफिकली कंप्लेन करते हैं कि बाकी सब एसी में बैठे, ठंड लग रही है और मुझे पसीना हो रहा है। दिस इज वासोमोटर सिम्टम। उसके साथ थकान, ज्यादा थकान के साथ साथ भूल जाना, मूड स्विंग होना, दिस आर वेरी कॉमन साइकोसोमेटिक सिम्टम्स। उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन की वजह से स्किन ड्राई होने की वजह से वजाइनल एरिया में इचिंग होना, ड्राइनेस होना, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होना, सेक्सुअल रिलेशन के टाइम पे पेनफुल इंटरकोर्स होना, ये सब चीजें भी हो सकती है। और उसके साथ साथ ओवरऑल बॉडी की स्किन भी ड्राई हो सकती है, हेयर फॉल बढ़ सकते हैं, हेयर की क्वालिटी खराब होती है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वेट गेन होता है। जब इस टाइप के सिम्टम्स हो तो या तो आप मेनोपॉजल पीरियड में हो या तो आप मेनोपॉज पे आने वाले हो। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ने एक क्वेश्चनरी डिजाइन की है फ्रॉम वेरियस स्टडीज के मेनोपॉज रेटिंग स्केल MRS, जिसमें हॉट फ्लसेस, हार्ट डिस्कम्फर्ट, स्लीप प्रॉब्लम, डिप्रेसिव मूड, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, थकान, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ब्लैडर मतलब कि यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम और वजाइना के रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग ऐड करते हैं। और उसमें बिल्कुल नहीं है, थोड़ा है, बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग उसको ग्रेडिंग देते हैं 0, 1, 2, 3 और उसके हिसाब से हम लोग पूरा स्कोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल MRS स्कोर। अगर वो 9 से ज्यादा है तो मॉडरेट सिम्टम है और 16 से ज्यादा है तो सीवियर सिम्टम्स है और उसको ट्रीट करना जरूरी है। अगर 9 से कम स्टेज है, मतलब 0 to 4 या 5 to 8 के बीच में है, दैट मीन्स के मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत कम है और उनको ज्यादा हार्मोन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको सब सिम्टम्स हो, पर 65% मतलब 3 में से 2 लोगों को हॉट फ्लसेस और रात को पसीना आना और जॉइंट रिलेटेड, बैकएक रिलेटेड प्रॉब्लम होना या डिप्रेशन या एंजाइटी होना बहुत कॉमन है। आप जैसे कि ये स्पेक्ट्रम में देख सकते हो कि 60 to 65% में डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉइंट प्रॉब्लम और हॉट फ्लसेस ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई तो उसका आउटपुट क्या, उसका फर्क क्या पड़ता है। लोग अपने वर्किंग प्लेस पे काम करने से थकते हैं, उनको प्रॉब्लम लगता है। 33% मतलब 3 में से 1 लोगों को सोशल लाइफ में इतना मजा नहीं आता है, वो अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं, उनको अच्छा फील नहीं होता है। जो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जैसे मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, वैसे फीमेल में भी ये प्रॉब्लम होता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली 81% हैव वीक बोन्स, मतलब 10 में से 8 लोगों को हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा 80% बोन के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। बोन में क्या प्रॉब्लम होता है, बोन में ईस्ट्रोजन जो है वो बोन को मेंटेन करने का काम करता है। उसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब नया बोन बनना और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब कि खराब बोन को रिमूव करना। जैसे ही ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, बोन लॉस बढ़ जाता है और बोन फॉर्मेशन कम हो जाता है। उसकी वजह से बोन पेन, जॉइंट की मोबिलिटी कम होना, ओवरऑल डे टू डे एक्टिविटी में थकान और दर्द महसूस होना, स्पाइन या रिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन हो जाता है। 20% ऑफ द बोन मेनोपॉज के दरमियान ही लॉस हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको ज्यादा वीक नहीं होना है तो दिस इज द पीरियड जब आपको सबसे ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है, जब आप मेनोपॉज के थ्रू पसार हो रहे हो।
बैक पेन, कभी कभार स्पाइन का प्रॉब्लम इतना होता है कि स्पाइन की वर्टिब्रा कंप्रेस हो जाती है और 1 से 2 इंच तक हाइट कम हो सकती है। काइफोसिस मतलब स्पाइन का जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है और बोन फ्रैक्चर्स, स्पेशली हिप फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर और स्पाइन फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब थापे की हड्डी, रेड की हड्डी और ये हाथ का जो बोन बोलते हैं उसकी हड्डी का फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ता है। एंड दिस इज साइलेंट। तक आपको फ्रैक्चर नहीं होगा तब तक आपको हार्ट कभी साइलेंट नहीं रहता है, पर उसकी इफेक्ट हमें जल्दी पता नहीं लगती। जब हार्ट अटैक आएगा हमें पता लगेगा, जब स्ट्रोक आएगा पता लगेगा, और उसके चांसेस ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा हो जाते हैं। और खास करके जिनको वासोमोटर सिम्टम्स, उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वजन बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत कॉमन है जिनको ये वासोमोफ्लोसिस, स्वेटिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं। और अगर उनको हम लोग अर्ली ट्रीट नहीं करते तो उनकी हार्ट प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है। अब मेनोपॉज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा स्टेज है जो हर एक फीमेल के लाइफ टाइम में आना ही आना है। व्हाट इज द एवरेज एज इन इंडिया? 46 ईयर्स, मतलब 45 से 50 के बीच में यूजुअली मेनोपॉज आता है। एंड अगर आप ये सब चीजों से, ये सब सिम्टम्स से सफर हो रहे हो तो इग्नोर मत करो, उनको जानो, पहचानो। और अगर मैंने जैसे बताया कि वो एमआरआई स्कोर है जिसमें ज्यादा सिम्टम, मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, आपके डॉक्टर्स को कंसल्ट करके उसको पहले आइडेंटिफाई करो। और अगर आप वो मॉडरेट टू सीवियर में आ रहे हो तो उसको अच्छे से ट्रीट करो। एग्जैक्टली डॉक्टर हेल्प कैसे कर सकते हैं कि एक तो ऑब्वियसली आपका जो कंसर्न एरिया है उसको तो ट्रीट करेंगे ही करेंगे, पर उसके साथ साथ ट्रीटमेंट जरूरी है कि नहीं है वो पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो हम लोग ये एमआरआई स्कोर और थोड़े दूसरे डिफरेंट ब्लड के इन्वेस्टिगेशन के मायने है जिसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग स्क्रीन करते हैं कि आगे चल के कार्डियक प्रॉब्लम या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है कि मेनोपॉज कभी कभार 40 साल से पहले भी आ सकता है, जिसको हम लोग प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं और प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर POF बोलते हैं। कभी कभार वो जेनेटिक होता है, फैमिली में भी रन करता है। कभी कभार कोई डिसीज की वजह से ओवरी डैमेज होने की वजह से, कुछ वायरल इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ऐसा होता है। इसके साथ साथ किसी ने कोई कीमोथेरेपी ली हो, कैंसर हुआ कोई और कारण का जिसके लिए कीमोथेरेपी ली है, जिसकी साइड इफेक्ट या रेडियोथेरेपी की साइड इफेक्ट में भी ऐसा हो सकता है। और किसी किसी को सिस्ट या गांठ की वजह से अगर गर्भाशय या ओवरीज निकालना पड़ा तो उनको भी प्रीमैच्योर मेनोपॉज आ सकता है। प्रीमैच्योर मेनोपॉज को हम लोग थोड़ा और ज्यादा सीरियसली लेते हैं क्योंकि फर्टिलिटी तो उसमें जाती ही जाती है, पर उसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स मतलब भूल जाने की तकलीफ और रिस्क ऑफ डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अल्टीमेटली वो चीज प्री मैच्योर डेथ मतलब 5 से 10 साल जल्दी डेथ की तरफ भी लेके जाता है, जो हम लोग उसको अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसलिए अगर कोई पूछे कि मेनोपॉज आया, मैं मेनोपॉज से सफर हो रही हूँ, मुझे मेनोपॉज की वजह तकलीफ हो रही है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, इसका सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं MHT, मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी। मतलब कि जो हार्मोन की कमी आपके बॉडी में है वो हार्मोन को थोड़ी कम मात्रा में बाहर से देके हम लोग सिम्टम्स को रिलीव करते हैं। एंड उसकी वजह से ना ही सिर्फ सिम्टम्स रिलीव होती है, वो काफी सारे और भी फायदे करती है। अब इसमें एस्ट्रोजन, दो हार्मोन ऐसे हैं जो आपके बॉडी में काम करते हैं। एस्ट्रोजन ट्रीट्स ट्रबलसम मेनोपॉजल सिम्टम्स। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? प्रोजेस्टेरोन का एक्चुअली डायरेक्टली सिम्टम्स वाइज कोई काम नहीं, पर अगर पेशेंट का गर्भाशय बॉडी में इंटेक है और
इस्ट्रोजन अकेला दे रहा है तो उनको यूट्राइन कैंसर का रिस्क रहता है, क्योंकि उसकी जो दीवार है वो शेड होनी चाहिए, इसलिए हम लोग उसमें प्रोजेस्टेरोन ऐड करके दवाई देते हैं। पर ऑलरेडी रिमूव हो गया है जिसमें यूट्राइन कैंसर का कोई चांस ही नहीं है, वैसे पेशेंट में हम लोग सिर्फ इस्ट्रोजन थेरेपी दे सकते हैं। अब अर्ली इनिशिएशन अगर हम लोग करते हैं, मतलब कि जैसे ही हमें मेनोपॉजल सिम्टम्स आया और हमने अर्ली ट्रीट कर दिया, तो वो बोन लॉस भी प्रिवेंट करता है, फ्रैक्चर रिस्क भी प्रिवेंट करता है, और हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको भी 30 to 40% जितना कम कर देता है। मतलब पेशेंट की सिम्टम्स तो रिलीव होगी, वो फ्यूचर रिस्क से भी बचेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने बोला QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है। इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेनोपॉज से सफर कर रहे हो, आपकी एज 60 साल हो गई, आप 10 साल से मेनोपॉज में हो, और अगर आप उसके बाद हार्मोन थेरेपी लेना चाहोगे तो वो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए अनलेस अंटिल कोई ऐसा कंपल्सिव फैक्टर हो, हार्मोन थेरेपी आपके लिए नहीं है। पर मेनोपॉज के पहले 10 साल में या पेरी मेनोपॉजल पीरियड में अगर आप ये MST चालू करते हो तो वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि इसको हार्ट की तकलीफ हो सकती है, ये हो सकता है, राइट टाइम पे ट्रीट करने से कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी टाइप की थेरेपी आप दे रहे हो वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दो। खास करके लो डोज एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की थेरेपी जो हम लोग यूजुअली 4 से 5 साल के लिए लेते हैं, किसी पेशेंट जो हाई रिस्क पे होते हैं या उनको बहुत सिम्टोमेटिक होते हैं उनको 5 से 10 साल तक रहते हैं। मोर देन 10 years हम लोग यूजुअली ये MST नहीं देते हैं। उसमें कौन से टाइप के हॉर्मोन्स है, जैसे कि 7 बीटा एस्ट्राडियोल के साथ डाइड्रोजेस्टेरोन है या माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन है, वैसी थेरेपी सेफ है सिंथेटिक हार्मोन के जगह पे। हार्मोन की रिलेटेड पिल बहुत सारी होती है, 100 रुपए से लेके 1500 रुपए तक में भी अलग अलग टाइप की हार्मोन थेरेपी आती है जो सिंथेटिक है, जो केमिकली बनाए हुए हार्मोन्स है, जिसकी सेफ्टी इतनी वेल प्रूवन नहीं है, वो सस्ते भी मिल सकते हैं। पर मैं इसलिए इसमें सजेशन दूंगा कि ये लॉन्ग टर्म रिस्क रिडक्शन के लिए है तो अच्छी हार्मोन की कॉम्बिनेशन पिल यूज करो, या अलोन सिर्फ एस्ट्राडियोल अगर आपका हिस्टेरेक्टोमी हो गया वो यूज हो, वो बेटर है, क्योंकि वो आपको सेफ रखती है। चेक चालू कब करनी है, यूजुअली मेनोपॉज के अर्ली स्टेज में, जब पेरी मेनोपॉज हो या मेनोपॉज आने के पहले 5 साल से मैक्स टू मैक्स 10 साल के बीच में। अगर मेनोपॉज के 10 साल हो गए हैं या आपकी एज 60 के ऊपर चली गई है तो फिर आप ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ट्राई मत करो, अनलेस अंटिल आपके डॉक्टर आपको प्रॉपरली इवेल्युएट करके कोई स्पेसिफिक रीजन से सजेस्ट करे। एंड इसके साथ साथ जो कोई भी मेडिकल हिस्ट्री हो, जैसे कि किसी को DVT मतलब खून के गड्ढे होने की पहले प्रॉब्लम हो चुकी हो, या लीवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो चुका हो, या जो भी ऑपरेशन हुआ, वो सब आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करें ताकि उसके हिसाब से वो हम लोग फाइनल आंसर उसका कर सके। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग इसके साथ साथ बाकी सब थेरेपी कर सकते हैं, यस, व्हाई नॉट। जैसे कि आइसोफ्लेवोन्स है या बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स है, जो ले सकते हैं, पर हमें उनकी लॉन्ग टर्म की सेफ्टी पता नहीं है। अब जो ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 फैटी एसिड है या विटामिन ई है, जैसे कि हमें पता है सालों से हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ऐसे विटामिन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम है, विटामिन डी है, वैसी चीजें हम लोग इसके साथ डेफिनेटली ले सकते हैं। बाकी सब जो बायो आइडेंटिकल हार्मोन या ऐसे मिक्सचर्स आते हैं जो हार्मोन या पेरीमेनोपॉजल पीरियड के टाइम पे हम लोग देते हैं, उसके लिए कोई वैलिडेटेड स्टडीज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे आड़ी टेढ़ी चीजों का परहेज रखें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है योगा या रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज द टाइम जब बोन आपके 20% जितने लॉस हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, थोड़ी माइनर रेजिस्टेंस या वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आप अपने बोन को मजबूत रख सकते हो। एंड जितना हो सके कैफीन, अल्कोहल, स्पाइसी फूड को
रोके, क्योंकि वो आपके हॉट फ्लशीज और वासोमोटर सिम्टम्स को एग्जैजरेट करती है, इसलिए वो चीजें से हटे। तो अगर मेनोपॉज का पूरा ट्रीटमेंट अगर करना है तो मैं बताऊंगा हेल्दी डाइट, वो हमेशा इंपॉर्टेंट है और हमेशा रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, जो आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और हमारी बहुत सारी एक्टिविटी की वजह से हम लोग उसको रेगुलर नहीं कर पाते, वो करना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड टू लाइफ, हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस इज ऑलवेज हेल्पफुल। कोई एक ऐसी हॉबी में इन्वॉल्व हो, भले वो हाउस रिलेटेड वर्क हो या आपकी मनचाही चीज हो जो आपको प्लेजेंट रख सके, ये चीज आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को कम करती है। स्मोकिंग, अल्कोहल के परहेज से बचे, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें, और उसके ऊपर जरूरत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके हार्मोन थेरेपी चालू करें। इसके साथ साथ मैं थोड़ी कुछ मिथ्स आपको बताया कि जब हार्मोन थेरेपी की बात होती है, बिना समझे बिना जाने आपको 100 लोग आके ऐसा बता जाएं कि इससे तो ये होता है, इससे तो वो होता है। मैं ऐसी कुछ मिथ्स के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली मिथ कि इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है। कौन सा हार्मोन है, किसके लिए दिया है, कैसे वर्क करता है, कुछ पता नहीं है, पर आके आपकी सहेली आपको बोल के जाएगी कि उसे तो कैंसर बढ़ता है। क्या HRT से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है? नो, इट इज सेफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 60 साल से कम एज में करते हो और 5 से 10 साल से ज्यादा आप थेरेपी नहीं लेते हो, यूजुअली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पर अगर आप ग्रॉसली ओबेज हो तो वेट लॉस के लिए ट्राई करो। अल्कोहल और ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज्यादा जवाबदार है, ना कि हार्मोन थेरेपी। उसके साथ साथ अगर आपके फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको पहले BRCA जेनेटिक टेस्टिंग आता है, उसके लिए स्क्रीन करो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिंपैथेटिक प्रोजेस्टेरोन आते हैं, वो सब चीजें इसके साथ एसोसिएटेड, तो आप अच्छे हार्मोन जो नेचुरल हार्मोन है उसको सिलेक्ट करो या अपने डॉक्टर्स के साथ उसके लिए डिस्कस करो। दूसरा एक मिथ है VTE। VTE मतलब क्या? VT मतलब हमारी वीनस सिस्टम, खराब ब्लड को सर्कुलेट करने वाले सिस्टम में गड्ढे हो जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि खून के गड्ढा जम गया और किसी को ब्रेन में इफेक्ट हो गया, किडनी में इफेक्ट हो गया, पैर में इफेक्ट हो गया, इसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी बोला जाता है। मतलब कि खून के गड्ढे होना कॉमन टर्मिनोलॉजी में। और ये भी एक चीज है जो हार्मोन थेरेपी से एसोसिएटेड होने की वजह से उसको रॉन्गली अगर अर्ली पे चालू करते हैं, और खास करके जो एक्सरसाइज करते हैं उनको के चांसेस ऑलमोस्ट, वैसे भी ये चीज इतनी कॉमनली पाई नहीं जाती। और अगर आप अकेले एस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हो तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन ले रहे हो तो ये प्रॉब्लम कम हो जाता है। दूसरा एक है एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब कि गर्भाशय, बच्चेदानी के मुख का या बच्चेदानी का कैंसर, जो सिर्फ और सिर्फ अकेली एस्ट्रोजन थेरेपी लेने से हो सकता है। अब जिनको गर्भाशय है ही नहीं उन नहीं, पर जिनका बॉडी में गर्भाशय है, बच्चेदानी है, उनको कभी भी अकेली एस्ट्रोजन की थेरेपी सिर्फ सिम्टम्स के लिए नहीं लेनी चाहिए। लोग गलती से गलत तरीके से लेते हैं, उसकी वजह से कैंसर रिस्क बढ़ता है। अदरवाइज जो प्रॉपर साइक्लिकल पिल है वो उल्टा प्रोटेक्ट करता है, वो कोई भी कैंसर का रिस्क बढ़ाता नहीं। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कि सर हार्मोन की थेरेपी लेते हैं ना वजन बढ़ता है, ये सब सिंथेटिक हार्मोन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हम लोग अर्ली रिप्रोडक्टिव एज में यूज करते हैं उसमें थोड़ा बहुत वेट गेन का चांसेस है। हम लोग जो मेनोपॉज रिलेटेड हार्मोन थेरेपी देते हैं, स्पेशली ये जो लो डोज में हम लोग कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन या 70 बीटा एस्ट्राडियोल के साथ जो कंपोनेंट देते हैं वो वेट गेन के साथ एसोसिएट नहीं है। उल्टा वो तो पेट की अंदर की जो खराब फैट, जिसको हम लोग विसरल फैट बोलते हैं, उसको कम करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत जो सबक्यूटेनियस फैट बढ़ती है वो एस्ट्रोजन का नॉर्मल काम है। और MHT में हम कोई भी एस्ट्रोजन थेरेपी या इवन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी बॉडी में नॉर्मल लिमिट के ऊपर नहीं देते, हम लोग उसको लो डोज में देते हैं। सो इट्स अ सप्लीमेंट। तो MHT में जो चीज दी जाती है वो वेट गेन नहीं करती। लोग सिंथेटिक
एस्ट्रोजन का यूज करते हैं सिर्फ सिम्टम्स के लिए और वो ज्यादा डोज में लेते हैं, उसकी वजह से वेट गेन होता है। अदरवाइज प्रॉपर गुड एमएचटी मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी आपको वेट गेन नहीं कराती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सरसाइज करो, डाइट में कंट्रोल करो, वो भी उतना ही जरूरी जितनी एमएचटी, वो आपको वेट गेन और बाकी सब एक्सरसाइज बाकी सब कॉम्प्लिकेशन से आपको प्रिवेंट करेगा। इसके साथ साथ हार्ट के रिलेटेड तकलीफ, हार्ट के रिलेटेड अगेन मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर 60 साल के ऊपर आप अचानक से एचआरटी चालू करोगे, यस वो आपके हार्ट को प्रॉब्लम करेगी, पर यंग एज में 45, 50, 55 तक में अगर आप एचआरटी या मतलब मेनोपॉज रिलेटेड एमएचटी चालू करते हो थेरेपी, वो उल्टा प्रिवेंट करती है, क्योंकि एस्ट्रोजन कम होने से हार्ट का प्रॉब्लम होता है। हम लोग अगर अर्ली स्टेज में एस्ट्रोजन बाहर से देते हैं तो इट्स अ कंटिन्यूम, बॉडी ऑलरेडी एस्ट्रोजन से यूज टू है और हम लोग उसका लेवल मेंटेन कर रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। पर एस्ट्रोजन लेवल एकदम डाउन हो गया, 10 साल तक मेनोपॉज हुआ और अगर अचानक से आप एस्ट्रोजन बढ़ाओगे तो वो प्रॉब्लम करता है। इसलिए हार्ट का रिस्क जो लोग बताते हैं एचआरटी की वजह से, हार्मोन रिप्लेसमेंट की वजह से, वो सिर्फ लेट एज में चालू करने से, अचानक से चालू करने से होता है, ना कि प्रॉपर एमएचटी लेने से। दूसरा एक है, क्या मैं डायबिटिक बन सकती हूँ एचआरटी लेने से? नहीं, वो एक्चुअली ना ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करता है, ना डायबिटीज के ऊपर इफेक्ट करता है, उल्टा उसके तो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, वो ब्लड प्रेशर और शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम कम करता है। एंड कंबाइन एमएचटी ओनली ट्रीट वीएमएस, मतलब कि जो हम लोग ये पील देते हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जो ठंडी गर्मी लगती है उसके लिए ट्रीट करते हैं, नो। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ सिम्टम्स तो वो मैनेज करेगा ही करेगा क्योंकि वो सबसे बेस्ट थेरेपी है, पर सिम्टम के साथ साथ जो मूड स्विंग, साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो खराब होती है, वो सब चीजें इंप्रूव होने के साथ साथ वो हार्ट के प्रॉब्लम होने से कम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रैक्चर रिस्क जो साइलेंट डिसीज है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कितनी सारी फीमेल ऑस्टियोआर्थराइटिस होके अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट जाती है, क्योंकि वो 10 साल मेनोपॉज के बाद के अच्छे से मैनेज नहीं करने की वजह से उसमें डेवलप होती है। दिस इज द टोल फ्री नंबर 180026630002। ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इसलिए कि आप अपनी सिम्टम्स को बता सकते हो, ये टोल फ्री नंबर पे आपको गाइड करेंगे। और ये एक चीज याद रखो कि अगर मेनोपॉज हो रहा है वो कोई गलती नहीं है। अगर मेनोपॉज में सिम्टम्स आ रहे हैं, आप भूल जा रहे हो, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको मूड स्विंग्स हो रहा है, आपको थकान लग रही है, आपको काम करने का मन नहीं हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी ड्राई स्किन हो रही है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रहा है, ये आप अकेले नहीं हो। 130 मिलियन फीमेल मेनोपॉज या मेनोपॉज के बाद का जीवन जी रही है और उसको साइलेंटली सफर मत करो, उसके लिए बोलो। आपकी सहेलियां, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है पर अगर आपकी सहेली को प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो, हेल्प योरसेल्फ, स्पीक फॉर योरसेल्फ एंड टेल अदर पीपल टू कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि ये एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जो सबको होना है, पर उसके थ्रू सफरिंग होके, डिप्रेस होके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव खराब होने से बचाओ और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको इंप्रूव करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।